हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे टॉपिक कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल व बलागुण, और उसमें हमने निकाल लिया था कि आयताकार कुंडली के ऊपर लगने वाला जो बल है वो F बराबर कितना होता है, 0 होता है। परंतु उसके ऊपर लगने वाला जो बलागुण था तो बराबर आया था आपके पास में NIAB sin थीटा। अब आपके पास में यहां पे जो अगला टॉपिक है वो है धारामापी। धारामापी, तो धारामापी किसे कहते हैं, अच्छे से समझना कि वह उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ के अंदर धारा का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, क्या कहलाता है, धारामापी कहलाता है। या आपके पास में विद्युत परिपथ के अंदर धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, धारामापी कहलाता है। धारामापी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसमें आपके पास में पहला होता है आपके पास में चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, और सेकंड होता है आपके पास में चल चुंबक धारामापी, चल चुंबक धारामापी। आपके पास में जो धारामापी है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, चल कुंडली धारामापी, चल चुंबक धारामापी। अब आपके पास में चल कुंडली धारामापी क्या होता है, डेफिनेशन ध्यान से सुनना। पहला आपके पास में चल कुंडली धारामापी, तो आपके पास में चल कुंडली धारामापी क्या होता है कि वह धारामापी जिसमें कुंडली घूमने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, क्या कहलाता है, चल कुंडली धारामापी कहलाता है। और चल कुंडली धारामापी भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है आपके पास में निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी, और दूसरा होता है आपके पास में कीलकित कुंडली धारामापी, कीलकित कुंडली धारामापी। अब आपके पास में जो निलंबित कुंडली धारामापी होता है वो क्या होता है, अब इसके अंदर चल कुंडली धारामापी के अंदर हम पढ़ेंगे निलंबित कुंडली धारामापी। तो अपना अगला टॉपिक है निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है, अच्छे से समझना भी कि निलंबित कुंडली धारामापी के अंदर एक आयताकार फ्रेम होती है, एक आयताकार क्या होती है, फ्रेम होती है। इस आयताकार फ्रेम के ऊपर तांबे के तार लिपटे होते हैं। इस आयताकार फ्रेम के ऊपर तांबे के तार लिपटे होते हैं फेरों के रूप में, इसके रूप में, फेरों के रूप में। तथा इस आयताकार कुंडली को फास्फोरस ब्रोंज के लंबे तथा पतले तार की सहायता से आपके पास में इस आयताकार कुंडली को फास्फोरस के लंबे तथा पतले आयताकार फास्फोरस ब्रोंज की तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है।
और फास्फोरस ब्रोंज तार का जो दूसरा सिरा है वो मरोड़ी शीर्ष से जोड़ दिया जाता है, मरोड़ी शीर्ष, और मरोड़ी शीर्ष को पेच T1 की सहायता से कस दिया जाता है। दोबारा से समझना कि आपके पास में निलंबित कुंडली धारा मापी के अंदर एक आयताकार फ्रेम होती है जिस पर तांबे के तार लिपटे होते हैं। इस आयताकार फ्रेम को क्या करते हैं, एक फास्फोरस तार जो क्या है लंबा तथा पतला है उसको मरोड़ी शीर्ष की सहायता से इस कुंडली को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और इस आपके पास में जो मरोड़ी शीर्ष है, मरोड़ी शीर्ष को पेच T1 की सहायता से क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है। अब आपके पास में मरोड़ी शीर्ष क्या होता है वो भी ध्यान से समझ लेना कि आपके पास में एक ऐसा शीर्ष जिसमें आपके पास में ऊपर तो क्या हो जाए, परमानेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, और नीचे क्या रहे, घूमने के लिए स्वतंत्र रहे। क्रेन में आपने देखा होगा कि नीचे का जो कुंदा होता है वो ऊपर से तो परमानेंट होता है परंतु नीचे घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। उसे क्या कहते हैं, मरोड़ी शीर्ष कहते हैं। और मरोड़ी शीर्ष को हमने किससे फिक्स कर दिया है, पेच T1 की सहायता से फिक्स कर दिया है। उसके पश्चात आपके पास में इस आयताकार कुंडली के निचले सिरे, इस आयताकार कुंडली के निचले सिरे को किससे जोड़ते हैं, एक स्प्रिंग से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, स्प्रिंग से जोड़ते हैं। और स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है वो किससे जोड़ दिया जाता है, पेच T2 से जोड़ दिया जाता है। उसको परमानेंट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। किससे, पेच T2 से। अब उससे आगे इस आयताकार कुंडली को दो अवतल आकार के ध्रुवखंड, अवतल आकार के ध्रुवखंडों के मध्य रखा जाता है। आपके पास में दो अवतल आकार के ध्रुवखंड है, एक आपके पास में N है और दूसरा क्या है, S है, N और S। इन अवतल आकार के ध्रुवखंडों के कारण इस कुंडली के लंबवत क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तथा इस आयताकार कुंडली के मध्य एक नरम लोहे की करोड रखी जाती है। क्या रखी जाती है, नरम लोहे की करोड रखी जाती है। और आपके पास में इस फास्फोरस ब्रोंज तार तथा आयताकार कुंडली के मध्य क्या लगाया जाता है, मरोड़ी शीर्ष और आयताकार कुंडली के मध्य एक समतल दर्पण लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। और इस समतल दर्पण के ऊपर उत्पन्न जो विक्षेप है वो लैंप स्केल की सहायता से क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो ध्यान रखना भैया, क्योंकि आपके पास में ये आयताकार कुंडली क्या करेगी, घूर्णन करेगी। तो इसके साथ जो समतल दर्पण इसमें भी क्या उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। और ये जैसे ही विक्षेप उत्पन्न होगा तो इसमें कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ है ये किससे निकालेंगे, लैंप स्केल व्यवस्था के आधार पर इसमें क्या निकालेंगे, विक्षेप निकालेंगे। तो ये हो गया आपके पास में निलंबित कुंडली धारामापी। अब इसमें अगला टॉपिक है कि निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत। निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत। तो ध्यान से समझना भाई, निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या कहता है कि आपके पास में निलंबित कुंडली धारामापी के अंदर दो अवतल आकार के ध्रुवखंड N और S का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आपके पास में निलंबित कुंडली धारामापी के अंदर दो अवतल आकार के ध्रुवखंड N और S का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ध्रुवखंडों के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदैव कुंडली के क्षेत्रफल के क्या रहता है, लंबवत रहता है। इन दोनों ध्रुवखंडों के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुंडली के क्षेत्रफल, जो कुंडली का क्षेत्रफल है उसके सदैव क्या होगा, लंबवत होगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कौन सा कहते हैं, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। तो दोबारा से समझ लेना कि सिद्धांत को कि निलंबित कुंडली धारामापी के अंदर दो अवतल आकार के ध्रुवखंडों का प्रयोग किया जाता है N और S का।
और इन दोनों ध्रुव खंडों के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कुंडली के क्षेत्रफल के क्या होता है, सदैव लंबवत होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो डेफिनेशन पूछी जाती है कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझना कि अवतल आकार के ध्रुवखंड N और S के कारण कुंडली के क्षेत्रफल के लंबवत उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र उसे क्या कहते हैं, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब उससे आगे त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपके पास में थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपके पास में जो कुंडली है उसका क्षेत्रफल और आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। इस कारण आपके पास में थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब आपके पास जब किसी आयताकार कुंडली में को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो यहां ध्यान देना कि जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला बल कल हमने निकाला था, आपके पास टो बराबर आया था NIAB साइन थीटा। जब आयताकार कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल आघूर्ण टो है, टो बराबर कितना हो गया, NIAB साइन थीटा। अब आपके पास में थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री है, तो आपके पास में टो बराबर कितना हो जाएगा, टो बराबर हो जाएगा NIAB साइन 90। साइन 90 का मान कितना है आपके पास में, साइन 90 का मान होता है 1। तो आपके पास उत्पन्न जो बल आघूर्ण टो है, आई बराबर टो बराबर कितना हो गया, NIAB। समीकरण नंबर कितना आ गया, A। अब उससे आगे जब कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, आपके पास में जो कुंडली है इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, तब कुंडली जो आपके पास में फास्फोरस ब्रोच तार है, जो फास्फोरस ब्रोच तार है, क्योंकि कुंडली को जैसे इसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे कुंडली क्या करेगी, घूर्णन करेगी, और जब कुंडली घूर्णन करेगी तो आपके पास में फास्फोरस ब्रोच तार भी क्या करेगा, उसके साथ साथ घूमेगा, घूर्णन करेगा, जिसके कारण इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। और मान लिया आपके पास में जो इस कुंडली के अंदर उत्पन्न होने वाला जो विक्षेप है वो कितना है, 5 रेडियन है। कितना है, 5 रेडियन है। तो आपके पास में ये जो उत्पन्न विक्षेप है ये इसमें प्रवाहित धारा, इसमें जो उत्पन्न विक्षेप 5 है वो इसके ऊपर उत्पन्न होने वाले बल आघूर्ण के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोबारा से समझना भी कि आपके पास जब कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो इस कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, क्योंकि कुंडली क्या करने लगती है, घूर्णन करने लगती है। तो आपके पास में ये जो उत्पन्न होने वाला जो विक्षेप है वो मान लिया कितना है, 5 रेडियन है। तो आपके पास ये जो विक्षेप है इस कुंडली के ऊपर लगने वाले बल आघूर्ण के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए आपके पास में टो बराबर हो जाएगा, टो समानुपाती होगा 5। अब यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे, तो आपके पास में टो बराबर कितना हो जाएगा, C5। यहां C क्या है, ऐठन नियतांक है। क्या है, ऐठन नियतांक। ठीक है भाई, यहां C बराबर क्या है, ऐठन नियतांक है, क्योंकि आपके पास कुंडली घूमेगी तो इस चालक तार, मरोड़ी शीर्ष और आपके पास में जो फास्फोरस ब्रोच तार है उसके अंदर भी क्या आएगी, ऐठन आएगी। तो आपके पास में ये क्या है, फास्फोरस ब्रोच तार। कुंडली जैसे ही घूमेगी इस फास्फोरस ब्रोच तार के अंदर भी क्या आएगी, ऐठन आएगी। तो यहां C क्या है, ऐठन नियतांक है। तो आपके पास में ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब यहां देखना भाई, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के अंदर टो बराबर NIAB और टो बराबर कितना है, C5 है। तो आपके पास में यहां समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा
समीकरण 2 से क्या मान होगा आपके पास में, जब दोनों का LHS मान समान है तो RHS मान भी क्या होगा, समान होगा। तो आपके पास में C5 बराबर कितना हो जाएगा, NiAB। तो आपके पास में C को इस साइड भेजेंगे तो आपके पास 5 बराबर कितना हो जाएगा, NiAB बटे कितना हो जाएगा आपके पास में C। अब आपके पास यहाँ NaB बटे C को अलग कर लो तो आपके पास 5 बराबर क्या हो जाएगा, NaB बटे C और इंटू कितना हो जाएगा I। यहाँ NaB बटे C तीनों मान क्या है आपके पास में, नियतांक है। तो यहाँ नियतांक को जब हटाएंगे तो फाई क्या होगा, समानुपाती I। तो आपके पास यहाँ हो गया फाई समानुपाती I। और आपके पास में ये समीकरण क्या सिद्ध करना चाहता है कि आपके पास में आयताकार कुंडली के अंदर उत्पन्न जो विक्षेपण है फाई, वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आपके पास में यही क्या है, निलंबित कुंडली धारामापी का क्या है, सिद्धांत है। तो आपके पास निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है, दोबारा से सुन लेना कि आपके पास में कुंडली के अंदर उत्पन्न जो विक्षेप फाई है वो उस कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यही क्या है आपके पास इसका सिद्धांत है। अब अगला है इसकी कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली ध्यान से समझना भाई कार्यप्रणाली को, कि आपके पास में जो निलंबित कुंडली धारा मापी है, जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, जिसके कारण उस कुंडली के साथ जो हमने समतल दर्पण जोड़ा था उसमें भी क्या हो जाएगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पे फास्फोरस ब्रोंज तार के मध्य क्या जोड़ा था, एक समतल दर्पण जोड़ा था। जब कुंडली घूमेगी तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो समतल दर्पण है वो भी क्या करेगा, घूमेगा, जिसके कारण इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो माना आपके पास में इस दर्पण के ऊपर प्रारंभ के अंदर कोई प्रकाश की किरण, प्रारंभ के अंदर कोई प्रकाश की किरण फाई कोण के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है। जब इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो आपके पास में जो परावर्तित किरण है वो फाई कोण के ऊपर ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसलिए आपके पास में यहाँ पे परावर्तन कोण कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 2 दोबारा से ध्यान से समझना कि आपके पास में प्रारंभ के अंदर जब कोई प्रकाश की किरण फाई कोण के ऊपर आपतित होती है तो फाई कोण के ऊपर ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। परंतु जैसे ही समतल दर्पण के अंदर विक्षेपण उत्पन्न होगा तो आपके पास में जो परावर्तित किरण है वो क्या हो जाएगी, 2 कोण के ऊपर क्या होगी, परावर्तित होगी। क्योंकि आपके पास फाई कोण पहले से और फाई कोण क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। तो फाई प्लस फाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए आपके पास में जब ये 2 कोण के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है। यदि आपके पास में ये मान लिया आपके पास में क्या है, दर्पण ऐसे क्या है, दर्पण है और इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, फाई कोण के ऊपर क्या होती है, आपतित होती है। और ये मान लिया इस साइड क्या है, स्केल है, कोई पैमाना है जिसके ऊपर आपने क्या रख रखा है, प्रकाश बिंदु रख रखा है। तो आपके पास में यहाँ फाई कोण के ऊपर आपतित होती है और फाई कोण के ऊपर ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो आपके पास में जो प्रारंभ से जो आपके पास में कोण हो गया, परावर्तन कोण कितना हो गया आपके पास में, 2 हो गया। कितना हो गया, 2 अब आपके पास में यदि प्रारंभ के अंदर आपके पास में जो स्केल
और परावर्तन बिंदु, जो प्रारंभिक बिंदु है और परावर्तन बिंदु है, स्केल के ऊपर दोनों के मध्य दूरी कितनी है? डी है। जो प्रकाश बिंदु है वो प्रारंभ के अंदर इस बिंदु के ऊपर था, परावर्तन के पश्चात इस बिंदु के ऊपर चला गया, तो इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है? डी है। और आपके पास में जो क्या है? दर्पण है और पैमाना है, इन दोनों के मध्य की जो लंबवत दूरी है वो मान लिया कितनी है? डी है। तो आपके पास में यहां पे tan 2 फाई बराबर क्या होगा आपके पास में? यहां पे होगा d बटे डी, लंब बटे लाल बटे काका से क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कौन सा है आपके पास में? डी। आधार कौन सा है? डी। तो आपके पास tan 2 फाई बराबर कितना होगा? d बटे डी। यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर ए। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास यदि आपके पास में कोण 2 फाई क्या है? बहुत ही छोटा है। यहां लिख रहा हूं, यदि कोण 2 फाई बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो आपके पास में tan 2 फाई बराबर कितना होगा? 2 फाई होगा। कितना होगा? 2 फाई होगा। तो आपके पास में यहां tan 2 फाई का मान कितना डालेंगे? 2 फाई डालेंगे, तो आपके पास क्या होगा? 2 फाई बराबर हो जाएगा d बटे डी। 2 को इस साइड भेजेंगे तो आपके पास में फाई बराबर कितना हो जाएगा? फाई बराबर होगा d बटे 2d, d बटे 2d। अब आपके पास में यहां जो d है वो क्या है? स्केल तथा दर्पण के मध्य क्या है? लंबवत दूरी है। जो स्केल है ये और जो दर्पण है ये, इन दोनों के मध्य क्या है? लंबवत दूरी d है, जिसका मान सदैव, चूंकि आपके पास d बराबर कितना रखा जाता है? 1 मीटर रखा जाता है। दर्पण और आपके पास में जो स्केल है, प्रकाश बिंदु है, उनके मध्य की दूरी कितनी रखी जाती है? सदैव 1 मीटर रखी जाती है। इसलिए आपके पास में यहां पे 2d क्या हो गया? आपके पास नियतांक मान हो गया, तो आपके पास में फाई समानुपाती क्या हो गया? d। फाई समानुपाती d, या गया आपके पास में समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में समीकरण 2 आ चुका है। अब उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिद्धांत पढ़ा था। सिद्धांत के अंदर क्या आया था? फाई समानुपाती आई, फाई समानुपाती आई। अब आपके पास में यहां पे ध्यान देना कि फाई समानुपाती क्या है? आई, और आपके पास में यहां फाई समानुपाती क्या है? डी। तो आपके पास यहां पे समीकरण ये किससे लिखेंगे? सिद्धांत से। किससे लिखेंगे? सिद्धांत से। तो आपके पास में यहां पे क्या होगा? आई समानुपाती क्या होगा? डी, आई समानुपाती डी। क्योंकि जब इन दोनों का LHS मान समान है तो इनका RHS मान भी क्या होगा? समानुपाती होगा। इसलिए यहां लिखेंगे आई समानुपाती क्या हो गया? डी, आई समानुपाती डी। अब आपके पास में जो d है वो क्या है? स्केल के ऊपर क्या है? विस्थापन बिंदु है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे विद्युत धारा का मान क्या करेंगे? निकालना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? धारामापी पढ़ रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि स्केल के ऊपर विस्थापित बिंदु, जो आपके पास में प्रकाश बिंदु है, उसकी विस्थापन दूरी d का मान निकालकर उसके अंदर धारा का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास में I समानुपाती क्या है? d है। तो ये हो गई इसकी कार्य प्रणाली। अब आपके पास में अगला जो टॉपिक है, धारामापी की सुग्राह्यता। धारामापी की सुग्राह्यता, जिसको हम नोट करते हैं SI से। किससे नोट करते हैं? SI से। तो ध्यान से समझना भाई, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारामापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं? जब धारामापी के अंदर एकांक धारा प्रवाहित की जाती है, जब धारामापी के अंदर एकांक धारा प्रवाहित की जाती है,
तब धारा मापी में उत्पन्न विक्षेप के मान को ही क्या कहते हैं, धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। इसलिए आपके पास में SI बराबर हो जाएगा फाई अपॉन में आई। तो यहां से डेफिनेशन बना सकते हैं कि जब धारा मापी के अंदर एकांक धारा I बराबर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तब धारा मापी के अंदर उत्पन्न जो विक्षेप है उसे ही क्या कहते हैं, धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। अब आपके पास में सिद्धांत से, यहां पे सिद्धांत से आपके पास में यहां पे C फाई बराबर क्या मान आया था, NIAB, ये सिद्धांत पे हमने निकाला था। तो क्या करेंगे, आपके पास में I को इस साइड भेजेंगे, C को उस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास में फाई बटे I बराबर कितना हो जाएगा, NAB बटे कितना हो जाएगा, C। तो फाई बटे आई का मान इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो आपके पास में SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा NAB बटे कितना हो गया, C। ये क्या आ गया आपके पास में धारा मापी की सुग्राहिता आ गई। तो यहां पे ध्यान से समझना भाई, आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा मापी की सुग्राहिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो SI बराबर कितना है, NAB और बटे C। अब यहां पे धारा मापी की सुग्राहिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है कि जो आपके पास में आयताकार कुंडली है उसके अंदर फेरों की संख्या को बढ़ाकर किसका मान बढ़ा सकते हैं, धारा मापी की सुग्राहिता का मान क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात जो आयताकार कुंडली है उसके क्षेत्रफल के मान को बढ़ाकर भी क्या कर सकते हैं, सुग्राहिता का मान बढ़ाया जा सकता है। और जो तीसरा है वो है चुंबकीय क्षेत्र के मान को बढ़ाकर भी क्या किया जा सकता है, धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। परंतु आपके पास में जो C है, C क्या है आपके पास में, ऐंठन नियतांक है। तो ऐंठन नियतांक का मान बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो ऐंठन नियतांक का मान क्या करके घटाकर धारा मापी की सुग्राहिता के मान को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब इसके अंदर आपके पास में जो सेकंड टॉपिक है धारा वोल्टता सुग्राहिता, ये सॉरी है धारा मापी की सुग्राहिता है, अगला है वोल्टता सुग्राहिता, जिसको हम नोट करते हैं एसवी से। किससे नोट करते हैं, एसवी से। तो इसकी डेफिनेशन भी सेम इसी प्रकार से होगी। वहां पे हमने कितनी धारा प्रवाहित की थी, एकांक धारा प्रवाहित की थी। जब आपके पास में धारा मापी के अंदर एकांक वोल्टता प्रवाहित की जाती है, एकांक वोल्टता प्रवाहित की जाती है, तब धारा मापी के अंदर उत्पन्न विक्षेप के मान को ही क्या कहते हैं, धारा मापी की वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। धारा मापी की क्या कहते हैं, वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। इसलिए आपके पास में एसवी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा फाई अपॉन में वी। ओम के नियम से, किससे, ओम के नियम से आपके पास में V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V का मान क्या डालेंगे, IR। तो SV बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन में IR। अभी आपने फाई अपॉन में I का मान कितना निकाला है, NAB बटे कितना निकाला है, C। तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या होगा, SV बराबर हो जाएगा आपके पास में कितना होगा, NAB बटे कितना हो जाएगा, CR। क्योंकि आपने फाई अपॉन में I का मान ही डाला है, R का मान नहीं डाला है। तो ये आपके पास में क्या आ गई, वोल्टता सुग्राहिता। अब आपके पास में जो तीसरा टॉपिक है वो धारा मापी की दक्षता, और ये है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 1 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो अगला टॉपिक है धारा मापी की दक्षता। और धारा मापी की दक्षता को किससे नोट करते हैं, फाई से, एक्स से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे धारा मापी की दक्षता को ध्यान से समझना भाई कि धारा मापी की दक्षता किसे कहते हैं। धारा मापी के अंदर एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए,
एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए प्रवाहित धारा के मान को ही क्या कहते हैं, धारा मापी की दक्षता कहते हैं। दोबारा से सुनना डेफिनेशन कि धारा मापी में एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए ही धारा मापी में प्रवाहित धारा का जो मान है उस मान को ही क्या कहते हैं, धारा मापी की दक्षता कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो सेकंड डेफिनेशन समझना कि आपके पास में धारा मापी की सुग्राहिता के व्युत्क्रम मान, धारा मापी की सुग्राहिता के व्युत्क्रम मान को ही क्या कहते हैं, धारा मापी की दक्षता कहते हैं। इसलिए आपके पास में x बराबर क्या हो जाएगा, 1 में SI। अब आपके पास में SI का मान कितना है, phi में I, या फिर ये मान डाल दो SI बराबर कितना है, NAB बटे कितना है, C है। तो आपके पास में x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर होगा NAB 1 में NAB बटे कितना होगा, C क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में C बटे NAB। ये क्या आ गया आपके पास में, धारा मापी की दक्षता। तो किसी भैया बहना को किसी भी टॉपिक में अब तक जितने लेक्चर हुए हैं, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं, उस टॉपिक को दोबारा से समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।